हेलो एवरीवन, माय नेम इज भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। नेक्स्ट चैप्टर आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है। ये लास्ट चैप्टर हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन था, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ द न्यू चैप्टर इज मोशन इन प्लेन। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है ऑब्वियसली। मोशन इन स्ट्रेट लाइन इसका प्रीवियस वर्जन है, फिर उसको हमने कंबाइन करके मोशन इन प्लेन पढ़ना है। तो स्ट्रेट लाइन प्लेन का मतलब आपको पता है ऑलरेडी क्या होता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब सिंगल एक डायमेंशन, प्लेन का मतलब दो डायमेंशन है। तो अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो वो एक सिंगल डायमेंशन में हो रहा है, मोशन प्लेन में हो रहा है तो वो दो डायमेंशन में हो रहा है। ये सिंपल सा मीनिंग है इसका, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पूरा एग्जैक्टली देख लिया है। तो जैसे एग्जांपल के लिए, अगर कोई बॉडी हमारे पास, ये कोई पार्टिकल है और ये सिंगल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो इसको मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। यानी इसके पास जो वेलोसिटी है वो एक सिंगल डायरेक्शन में है। लेकिन अगर इसके साथ सिंगल डायरेक्शन के साथ एक और वेलोसिटी इस तरफ आ जाए, मैं इसको इस तरफ पुश करूं, तो ये इधर जाने की बजाय इस पाथ पर कर्व हो जाएगा, है ना। ये आगे वाले पाथ पर ऐसे कर्व हो जाएगा। क्यों कर्व होगा? क्योंकि एक तो वेलोसिटी इसके पास ये इस डायरेक्शन में है और एक वेलोसिटी मैं इसकी इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे दो डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी आ रही है, जिसकी वजह से ये कर्व हो रहा है ना। तो इस टाइप का मोशन जो होता है वो मोशन प्लेन कहलाता है। दो डायमेंशन में एक कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली थियोरेटिकली तो बहुत ईजी है समझना। किसी दो डायमेंशन के प्लेन में कोई बॉडी मूव कर रही है, दैट मोशन इज कॉल्ड मोशन इन प्लेन, करेक्ट। अब इसको मैथमेटिकली समझना है हमें, और इसको समझने के लिए वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। वेक्टर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वेक्टर्स का इसमें काफी रोल आएगा, तो वो अपना एक बार रिवाइज करके रखना है आपको। तो इसमें पहला टॉपिक यही है, मोशन इन प्लेन को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। मोशन इन टू डायमेंशंस और अ प्लेन, ठीक है। और जो रूल्स इसके निकल के आएंगे उसको आप थ्री डायमेंशन के लिए भी लगा सकते हो। मोशन थ्री डायमेंशन में हो सकता है अगर तीन डायमेंशन में वेलोसिटी हो तो, और उसको हम फिर सेम रूल वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, अभी आगे बहुत सारी चीजें आएंगी, कंफ्यूज कर सकती हैं। मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल बता देता हूँ जिसपे सारा चैप्टर काम करने वाला है। वो बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि आपने जो मोशन एक स्ट्रेट लाइन के लिए रूल्स निकाले हैं, वही सेम रूल्स यहां पे लगेंगे। लेकिन कैसे? आपको प्लेन के मोशन को दो पार्ट में डिवाइड करना होगा, 90 डिग्री पे उसको रेजोल्यूट करना होगा। हमने एक टॉपिक पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, यानी हम एक वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें वही करना है, मोशन को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ना है। तो हमारे पास दो डायरेक्शंस आ जाएंगी, और उन दोनों डायरेक्शंस के लिए अलग अलग हम सारे कैलकुलेशन करेंगे यूजिंग द सेम फॉर्मूला वी यूज्ड फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो बेसिकली मोशन इन प्लेन को आपको दो डायरेक्शन में ब्रेक करना है और फिर वहां पे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले लगाने हैं। इस तरह से सॉल्व होगा। कोई नया फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस इसी कंसेप्ट को यूज करके आगे इसमें हमें नए फॉर्मूले बनाने हैं। लेकिन वो आएंगे वहीं से, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले से आएंगे। ओके, मोशन इन टू डायमेंशंस। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मैं बता दे रहा हूँ डेफिनेशन, आप नोट कर लेना। डेफिनेशन कुछ नहीं, बस इसकी मतलब समझाना है इसका। When a particle moves with velocities in different directions or move in a plane of two dimensions, it is called motion in two dimension। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं वेक्टर्स को और मैथमेटिक्स को यूज करके। सपोज हमारे पास एक पार्टिकल है यहाँ पे जो पी पोजीशन पर है, ठीक है। और पी पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई। मैं जैसे बोला था अभी, मैं दो डायमेंशन के लिए बता रहा हूँ। सेम ये प्रिंसिपल आप तीन डायमेंशन के लिए लगा सकते हो, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो पार्टिकल हमारा यहाँ पर है एक्स वाई पर। इसका पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा ऑरिजिन के लिए, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया पी वेक्टर, ठीक। तो अगर आप पी को यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? पी वेक्टर इक्वल्स टू आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। क्योंकि एक्स वाई यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि ये एक्स एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर है और वाई एक्सिस पर ये वाई डिस्टेंस पर है। ये डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस वाई है। तो हम वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं कि इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गया। तो यहाँ पे आप इसको अगर सिर्फ इसको देखो तो ये स्ट्रेट लाइन की तरह वेव कर रहा है, इसको देखो तो ये भी स्ट्रेट लाइन की वेव तरह वेव कर रहा है। इसको कंबाइन कर दोगे तो वो प्लेन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये पोजीशन है। अगर पोजीशन का आप डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमारे पास क्या आएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन with respect to time, with respect to time, ठीक है। तो ये हो जाएगा dp वेक्टर अपॉन dt इक्वल्स टू dx अपॉन dt i कैप प्लस dy अपॉन dt j कैप। तो dp वेक्टर अपॉन dt क्या होता है? पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी वेक्टर
और ये dx अपॉन dt x डायरेक्शन में वेलोसिटी और dy अपॉन dt y डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो देखो क्लियरली आपको पता चल रहा है, सेम रिलेशन वेलोसिटी का भी आ गया। तो यहाँ पर नेट वेलोसिटी जो है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी और वाई एक्सिस की वेलोसिटी। तो ये हमारे पास वेलोसिटी का दो डायमेंशन के लिए रिलेशन आ गया, ये हमारे पास पोजीशन का दो डायमेंशन के लिए रिलेशन था। अब इसको आप फर्दर दोबारा से अगर डिफरेंशिएट कर दो तो हमारे पास एक्सेलरेशन का रिलेशन भी आ जाएगा। डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा dv वेक्टर अपॉन dt इक्वल्स टू dvx अपॉन dt आई कैप प्लस dvy अपॉन dt j कैप। ओके, तो यहां से dv अपॉन dt आपको पता है क्या होता है, a वेक्टर एक्सेलरेशन, ये x डायरेक्शन में तो ax आई कैप और ये y डायरेक्शन में तो ay j कैप। करेक्ट। अगर उस पार्टिकल का कोई मास है, मास के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा एम ए वेक्टर एम ए एक्स आई कैप प्लस एम ए वाई जे कैप। तो ये हो जाएगा फोर्स वेक्टर, ये एक्स एक्सिस में फोर्स और ये वाई एक्सिस में फोर्स। ओके, तो ये पूरा हमारा कंसेप्ट रहेगा मोशन इन प्लेन का। हमें ब्रेक कर देना बस उसको, जितने पार्ट्स है वहां पे उतने पार्ट्स में ब्रेक कर देना है, या तो दो डायमेंशन होंगे या तीन डायमेंशन होंगे। तो हमें दो या तीन डायमेंशन में उसको ब्रेक कर देना, ये मोशन प्लेन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे भी m का मल्टीप्लाई करके एक मोमेंटम की इक्वेशन भी बना सकते हो वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही। तो यहाँ पे m का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एम वी वेक्टर एम वी एक्स आई कैप प्लस एम वी वाई जे कैप। तो ये p वेक्टर इक्वल्स टू पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप। तो बेसिकली ये हर क्वांटिटी के लिए एप्लीकेबल है ये मेथड, लेकिन वो क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, स्केलर के लिए वैलिड नहीं है। वेक्टर क्वांटिटीज को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का टॉपिक है बेसिकली। तो हमने पूरे मोशन को दो डायरेक्शन में रेजोल्यूट कर दिया है। अब यहाँ पे आप इन सब के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने स्ट्रेट लाइन की निकाली थी वो भी लगा सकते हो, तो उनको लगा के देखते हैं यहाँ पे इसी टॉपिक के अंदर। तो जैसे हमारे पास पहली इक्वेशन थी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो इसको आप x डायरेक्शन के लिए लगाओगे तो ये हो जाएगा वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। टी में x नहीं आया क्योंकि t स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें भी जो भी वेक्टर क्वांटिटी है वही ब्रेक होगा, स्केलर क्वांटिटी ब्रेक नहीं होगी। ऐसे ये वी वाई के लिए हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और इसी टाइप से सेकेंड इक्वेशन x इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, और सिमिलरली y इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। और सिमिलरली थर्ड इक्वेशन विल बी वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स इंटू एक्स, और वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू वाई, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। और डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकेंड वो वाली इक्वेशन भी हम लगा सकते हैं। तो एक्स एन इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स एन माइनस हाफ, और वाई एन इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई एन माइनस हाफ। तो हमने पूरे मोशन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है, बाकी सब कुछ देखो सेम चल रहा है, कोई भी नया फॉर्मूला अभी तक नहीं आया है। तो ये हमारे पास था मोशन एंड प्लेन का जनरल कंसेप्ट। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल, वो देखते हैं और उसके सारे वेरिएशंस निकालते हैं। और वो टॉपिक है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमें कॉमन लाइफ में मोशन एंड प्लेन को देखने का सबसे कॉमन एग्जांपल है वो, कॉमन प्रैक्टिकली हम उसे बहुत कॉमनली देखते हैं। प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है, हमने किसी बॉडी को लिया और थ्रो कर दिया, किसी एंगल पे थ्रो कर दिया। तो किसी बॉडी को अगर हमने किसी एंगल पर थ्रो कर दिया तो वो हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन बनेगा। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल जो मोशन होता है वो पैराबोलिक मोशन, जो ग्राफ होता है पैराबोलिक ग्राफ उसके अकॉर्डिंग होता है, तो पैराबोलिक मोशन भी बोल सकते हैं उसे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन नेक्स्ट टॉपिक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का पूरे, प्रोजेक्टाइल और पैराबोलिक मोशन।
प्रोजेक्टाइल और पैराबोलिक मोशन, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन देखो, मैं बार बार यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात, मैंने क्या डेफिनेशन बताई उसको उसके हिसाब से नोट कर लो, आपको समझ में आना चाहिए, वो मेन पॉइंट है, नोट आपको अपनी लैंग्वेज में करना है। ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी एट एन एंगल अंडर ग्रेविटी, दोबारा बोल रहा हूं, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन एट सम एंगल विद एन इनिशियल वेलोसिटी अंडर gravity, then the motion of the body is called projectile motion, the path traveled by body is called projectile path। तो ये इसकी डेफिनेशन है, नोट करनी है आपको, जो मैंने बताया वैसे ही सेम वैसे ही नोट करना है। डायग्राम इसका क्या बनेगा? ये ग्राउंड है, यहाँ से मैंने एक बॉडी को थ्रो किया ऊपर की तरफ किसी इनिशियल वेलोसिटी से और किसी एंगल से, तो ये थीटा एंगल से मैंने थ्रो किया यहाँ पे, और सपोज इसका पाथ ये ऐसे बना है। ओके, ठीक, तो ये इसका पाथ बनेगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी ये u, सपोज ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, जो ये मैक्सिमम हाइट रीच करेगी, मैक्सिमम हाइट, और ये इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज है, जो उसने मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करी है। तो पहली एक चीज लॉजिकल आपको यहीं पे याद रखनी है, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि अंडर ग्रेविटी मोशन होता है, अगर आप एयर को नेग्लेक्ट कर रहे हो तो वहां पे सिमेट्रिकल मोशन होता है बिल्कुल, यानी जितना जैसे ऊपर जाएगी उसी टाइप से वो नीचे आएगी, हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी सेम होगी, टाइम सेम लगेगा पॉइंट तक पहुंचने का, और ये सारी चीजें बिल्कुल सिमेट्रिक होती हैं। तो ऐसे यहाँ पे ये मोशन भी इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, बिल्कुल जैसा मोशन इधर हो रहा है वैसे मोशन इधर होगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जितनी वेलोसिटी है, सॉरी स्पीड है, उतनी स्पीड यहाँ पे होगी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। यहाँ पे जितनी स्पीड है उतनी स्पीड यहाँ पे होगी, यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगेगा उतना टाइम यहाँ से यहाँ तक लगेगा, जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लगेगा उतना टाइम यहाँ से यहाँ तक लगेगा, सब कुछ सिमेट्रिकल होगा। तो उसको आप लेके बहुत इजी कैलकुलेशंस कर सकते हो, तो वो अपने दिमाग में रखना जरूर। ओके, तो ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का डायग्राम हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, हमें इसके फॉर्मूले वगैरह निकालने हैं। तो कैसे करेंगे? जैसे मैंने पिछले टॉपिक में बताया वैसे ही इसको ब्रेक करेंगे। ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में, एक ये वर्टिकल पार्ट, एक ये हॉरिजॉन्टल पार्ट। तो इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट आएगा ux, और आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ा हुआ है कि थीटा के साइड में हम फैक्टर करते हैं तो u cos थीटा आता है, ये मैं वेक्टर में बता चुका हूं आपको पहले ही। और इसका वर्टिकल फैक्टर आएगा uy विच विल बी u sin थीटा। ठीक, सपोज मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, रैंडम पॉइंट, ये p पॉइंट है, और यहाँ पे स्पीड है v स्पीड है यहाँ पे। ओके, तो v यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइडेड होगी, एक ये हॉरिजॉन्टल पार्ट vx और एक वर्टिकल पार्ट vy, करेक्ट? ओके, तो और यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेट्स होंगे पी पॉइंट के, वो होंगे सपोज x, y, यानी ये डिस्टेंस x होगी, और सॉरी ये डिस्टेंस x होगी और ये डिस्टेंस y होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ मैं, ये डिस्टेंस x होगी और ये डिस्टेंस होगी y। ओके, तो ये दिया हुआ है। अब हमें ये सारी चीजें निकालनी है, यहाँ पे कितना टाइम लगेगा हमें ये भी निकालना है। तो सपोज ओके, एक प्रोजेक्टाइल मोशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि वाई डायरेक्शन में यानी ग्राउंड की तरफ हमें कोई खींच रहा है, ग्रेविटी खींच रही है ग्राउंड की तरफ, तो वहां पर ग्राउंड की तरफ फोर्स है, यानी ग्राउंड की तरफ एक्सेलरेशन है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई खींच नहीं रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी। और अगर किसी डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होती है तो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती।